वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स बीएसआर। और आज की वीडियो तुम लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी, और यानी कि चैप्टर 3 और 4 की वर्ड प्रॉब्लम्स। अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स में बच्चों ने बताया कि उनको वर्ड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम आ रही है और काफी क्वेश्चंस उनके इस वजह से नहीं हो पा रहे कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैंने लगभग 200 वर्ड प्रॉब्लम में से चैप्टर 3 और 4 की ये टॉप 10 वर्ड प्रॉब्लम्स ली है और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ में टेलीग्राम पे भेज दूंगा। अब यहाँ पे मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं तुम लोगों को इन प्रॉब्लम्स को कॉन्सेप्चुअल मेथड से कवर कराऊं, यानी कि जिससे तुम लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और ये क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पहले अपने सीरियल से, जो मेरे पास सीरियल है, लेकिन ये मैंने 3 वर्ड प्रॉब्लम लिखी है जो 3 टॉप वर्ड प्रॉब्लम है, यानी सुपर टॉप। इनको मैं सीरियल के हिसाब से ही लूंगा। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है, जो मैंने पहला सेलेक्ट किया है, चैप्टर 3 के 5 क्वेश्चन है और चैप्टर 4 के 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। और ये बहुत कॉमन वर्ड प्रॉब्लम है जो अक्सर बोर्ड में आती रहती है। इस वर्ड प्रॉब्लम को करने के लिए सीधी सी फार्मूला जो होती है, अगर हमारे पास चैप्टर 3 या 4 की वर्ड प्रॉब्लम है तो हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तुम ये नहीं पता लगा पाओगे कि कौन सी चैप्टर 3 की है, कौन सी चैप्टर 4 की है। तो तुम्हें इनका एक कॉमन मेथड लेके चलना है, और फिर मैं एक ट्रिक तुम्हें बताऊंगा जिससे तुम समझ जाओगे कि चैप्टर 3 की है या चैप्टर 4 की। तो अभी मेरे को कुछ नहीं पता, बस मुझे क्या करना है, इस नंबर को फाइंड करना है। जनरली हम नंबर्स फाइंड करते हैं तो एक्स या वाई लेट करते हैं, बट यहां ध्यान रखना है कि अगर 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है तो हमेशा उसको डिजिट्स के साथ काउंट करना है। यानी कि 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होती है, एक टेंस प्लेस पे और एक यूनिट प्लेस पे। तो हमें उन दोनों डिजिट्स को लेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लेट करूंगा, लेट द यूनिट डिजिट बी वाई and tens digit बी एक्स। टेंस डिजिट को अक्सर मैं एक्स ले लेता हूं और यूनिट डिजिट को वाई। अब इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर हुआ वो हो गया, जो नंबर बनाने का एक कॉमन फार्मूला होता है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारी जो प्लेस वैल्यू है वो तो है यूनिट और फेस वैल्यू है वाई। ऐसे ही हमारी प्लेस वैल्यू है 10 और इसकी फेस वैल्यू है x। तो हम 10 को पहले x से इंटू करेंगे, 10x। पहले हम टेंस प्लेस की डिजिट लिखेंगे, उसके बाद यूनिट प्लेस की यानी 1 इंटू वाई। तो फाइनली नंबर बन गया 10x प्लस वाई। अब यहां क्या होता है कि नंबर 2 तरीके के होते हैं। एक तो ओरिजिनल नंबर होता है जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया है, और एक नंबर होता है जो डिजिट्स को रिवर्स करके मिलता है। यानी जैसे 23 को मैं अगर रिवर्स करता हूं तो 32 बनता है। यानी मैं ये प्लेस वैल्यू तो वही इनकी रहेगी जो है, बट इनकी फेस वैल्यू को अगर मैं चेंज कर दूं कि यूनिट प्लेस की डिजिट को मैं टेंस पे ले आऊं और टेंस की प्लेस की डिजिट को यूनिट पे ले आऊं, तो ये नया नंबर बन जाता है। इसका पूरा नाम तो होता है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। शॉर्ट में मैं इसे बोलूंगा रिवर्सिंग नंबर। रिवर्सिंग नंबर मैं x और y को चेंज कर दूंगा इंटरचेंज, तो 10y प्लस एक्स, ये हमारा रिवर्सिंग नंबर होगा। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़ना है, और मेन चीज है बैलेंसिंग, कि पढ़ने के बाद फिर हमें इसे बैलेंस करनी है। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि सम ऑफ द डिजिट्स, पहली कंडीशन है कि डिजिट्स का सम 9 है, और डिजिट्स मैंने लेट करी थी x और y। तो पहली इक्वेशन बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। देखो, इक्वेशन का मतलब इक्वलिटी, यानी तुम्हें किसी भी तरह ये इक्वलिटी को स्टेटमेंट में लाना है। हमें जो स्टेटमेंट मिलेगा वो वर्ड्स में मिलेगा, उसे हमें वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से इक्वल से कनेक्ट करना है। ये हमारा मेन जॉब है। अब इसको क्या क्या ट्रिक हम यूज करेंगे तो वो मैं धीरे धीरे तुम लोगों को बताता रहूंगा। तो पहली इक्वेशन तैयार हो गई। सेकंड केस, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर। मैथमेटिक्स में जहां वर्ड प्रॉब्लम हम यूज करते हैं तो टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई से लेते हैं, यानी कि 9 टाइम्स, टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई
नंबर यानी ओरिजिनल नंबर। 9 टाइम्स द नंबर इज का मतलब होता है इक्वल। 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ट्वाइस का मतलब हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी 2 टाइम्स द रिवर्सिंग नंबर। अब नंबर हमारे पास था 10x प्लस वाई और रिवर्सिंग नंबर था 10y प्लस x। अब इसको मल्टीप्लाई करके 90x ब्रैकेट ऑन कर लेंगे, 9y 20y प्लस 2x। अब लाइक टर्म को एक तरफ कलेक्ट करेंगे, x को इधर लाएंगे तो 90x माइनस 2x और y को इधर लेके जाएंगे तो 20y माइनस 9y। ये फाइनली 88x और ये 11y दोनों कॉमन 11 से डिवाइड हो रहे हैं। इनका HCF 11 है तो इनको डिवाइड करके और छोटा कर लो, यानी कि 8x इक्वल y। अब इसके बाद तुम्हारे को 2 इक्वेशन तैयार हो गई। अब जो भी तुम यहाँ पे अपना मेथड यूज करना चाहो, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, उससे इनको सॉल्व करके तुम ये x और y की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेरे को इजी लग रहा है क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास है, वो यहाँ अगर हम पुट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं y की जगह यहाँ 8x लगा दूं तो x प्लस 8x इक्वल 9, तो 8 प्लस 1 9x इक्वल 9, तो x इक्वल 1। अब x 1 आ गया तो इसका मतलब y आ गया 8 इंटू 1 यानी कि 8। तो नंबर जो बना हमारा लास्ट में, कभी भूल मत जाना, जो x और y की वैल्यू है वो यहां पुट करनी पड़ेगी। ओरिजिनल नंबर हमें तैयार करना है 10 इंटू एक्स यानी कि 1 प्लस 1 इंटू वाई यानी कि 8, तो नंबर हुआ 10 प्लस 8 यानी कि 18। अब तुम इसको वेरीफाई करके देखना चाहो तो कंडीशन से ये वेरीफाई हो जाएगा। तो इक्वेशन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इक्वेशन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस ये कि इंग्लिश थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए और सबसे बड़ी चीज है बैलेंसिंग। और मैं उसके जो जो टैक्ट तुम्हें यहाँ बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास अलग अलग तरीके की वर्ड प्रॉब्लम है, उन टैक्ट्स को तुम्हें समझ के इस्तेमाल करना है और इनके जैसे क्वेश्चंस फिर तुम घर पे और भी ट्राई कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि मैं अलग क्वेश्चन है, उसको मैंने यहाँ नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ये एक अलग वैरायटी है, यहाँ हमारे पास बहुत अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन होते हैं। अब ये 2 डिजिट नंबर का गेम अलग है और ये वैरायटी अलग है। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। अब हमें पता है फ्रैक्शन 2 चीजों से मिलकर बनता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम है वो 4 मोर यानी 4 ज्यादा है, किससे? ट्वाइस द न्यूमरेटर। अब देखो मैं इसको बैलेंस करके अभी दिखाऊंगा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ूं। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, अगर हम दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज का मतलब प्लस कर देते हैं, दे आर इन द रेशियो 2:3, तो उनका रेशियो 2:3 का बनेगा। फाइंड द फ्रैक्शन। तो अब यहां भी एक बात ध्यान रखनी है कि फ्रैक्शन को पूछा गया है तो ये नहीं कि लेट द फ्रैक्शन बी एक्स, हमें वो देखना है जो हमारी कंडीशंस में यूज हो रहा है, यानी जो हमारे को डिफरेंट केसेस बनाने हैं उसमें जो क्वांटिटी इन्वॉल्व है हमें उसको लेट करना है। तो सीधी सी बात है, हमारी इस क्वेश्चन में दोनों केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इन्हीं को लेट करेंगे। लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी y। ये n के ऊपर r लगा दिया पावर में तो ये न्यूमरेटर हो गया और d के ऊपर r लगा दिया तो डिनोमिनेटर हो गया। अब हम चाहे तो फ्रैक्शन बता सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन y। अब देखो पहला कंडीशन, पहला केस, इन्होंने कहा है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी इन दोनों का जो सम है x और y का, x प्लस वाई, दिस इज द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इज 4 मोर, यानी बड़ा है।
और कितना बड़ा है वो अपने दिमाग में रखो, 4 मोर यानी 4 बड़ा है। किससे बड़ा है? ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर का मतलब x का ट्वाइस 2x। सबसे पहले तुम हमेशा इसको बैलेंस करने से पहले इस तरह से एक इनइक्वालिटी तैयार कर लो। लेकिन अब ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में यहाँ पे इस ग्रेटर की जगह इक्वल का साइन आना है। अब वही मेन काम है कि हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो देखो, कभी भी मोर की या लेस की रिलेशन अगर बैलेंस करनी है तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि छोटे में या तो ऐड करो, जो छोटा पार्ट है उसमें ऐड करो, या फिर बड़े पार्ट में से माइनस करो, चाहे मोर हो या लेस हो, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो पार्ट था, इन दोनों का जो सम था वो इससे न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 मोर था, तो ये वाला पार्ट इससे 4 बड़ा था, तो दोनों को इक्वल करने के लिए छोटे में ऐड कर दो। अब यहाँ पे तुम इक्वलिटी का साइन यूज कर सकते हो। अब उठा के इसको इधर ले आओ, तो x प्लस वाई माइनस 2x इक्वल 4, ये दोनों लाइक टर्म है, प्लस माइनस माइनस होंगे, 2 माइनस 1 यानी माइनस का x प्लस वाई इक्वल 4, ये बनी दूसरी इक्वेशन। अच्छा, पहली। अब दूसरी बनाएंगे, सेकंड केस। अब दूसरा केस ये कह रहा है कि इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय 3, अगर दोनों को हम 3 इंक्रीज कर दें, यानी मैं x को भी 3 इंक्रीज कर दूं और मैं y को भी 3 इंक्रीज कर दूं, दोनों अब ये नए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गए। तो ये कहता है दे आर इन द रेशियो 2:3, तो इनका जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा। ये हमें कंडीशन दी हुई थी कि दोनों को अगर हमने 3 इंक्रीज किया तो इनका जो रेशियो बनेगा वो 2:3 का बनेगा। अब इसको पहले तो ऐसे लिख लो, x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3 की तो इन दोनों से करेंगे तो 3x प्लस 9, और 2 की इन दोनों से करेंगे 2y प्लस 6, इसको उठा के इधर लाएंगे 3x माइनस 2y, और 9 को इधर लेके जाएंगे 6 माइनस 9, तो इक्वेशन बनी 3x माइनस 2y इक्वल -3। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। उसके लिए अब तुम कौन सा मेथड यूज करोगे वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे एलिमिनेशन लगाना है तो एक काम कर सकते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो एक नई इक्वेशन बनेगी -3x प्लस 3y इक्वल 4 3 जा 12। अब इस नई इक्वेशन को इसके साथ ऐड कर दो, क्योंकि जो हमने सेम किया है वेरिएबल वो अपोजिट साइन रखता है, ये माइनस और ये प्लस, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, सेकंड प्लस थर्ड, तो ये 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी y इक्वल 3y में से 2y जाएगा तो y इक्वल 12 में से 3 माइनस होगा तो 9, तो y की वैल्यू 9 आ गई। अब इसको कहीं भी पुट कर लो, यहां पुट कर लो, तो फ्रॉम फर्स्ट माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल 4, प्लस का इधर जाके माइनस होगा, माइनस एक्स इक्वल 4 माइनस 9 माइनस एक्स इक्वल -5, माइनस से माइनस कटेगा x इक्वल 5। अब लास्ट में ध्यान रखना फ्रैक्शन जरूर निकाल देना, तो फ्रैक्शन इक्वल 5/9। अब तुम इसको वेरीफाई करके देखना चाहो कर सकते हो कि दोनों में 3 ऐड करके देखो, तो दोनों में 3 ऐड करा 8, 5 प्लस 3 8 और 9 प्लस 3 12, यानी 8/12 बना, और कैंसिल करके देखोगे 8/12 को 8/12 4 2 जा 8 4 3 जा 12, देखो 2:3 आ गया। यानी इसका मतलब अगर हम कंडीशन में अपने आंसर को पुट करके देखेंगे तो हमें वेरिफिकेशन मिल जाएगा। तो कभी कभी वेरिफिकेशन पूछते हैं तो कभी भी यहां वैल्यू पुट नहीं करनी, हमेशा जो कंडीशन है उसमें वैल्यू पुट करके देख के वेरीफाई करना है। अब इसका स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा। अब इसके बाद तुम फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 5 क्वेश्चन मैंने लीनियर के लिए हैं और 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के, दोनों के बराबर लिए हैं, और यहां दोनों का जो डिफरेंस है वो तुम महसूस करोगे कि कुछ भी नहीं है, यानी दोनों एक तरीके से सेम ही चीज है, बस जहां डिफरेंस आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हम कैसे पहचानेंगे।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पिछले साल एनसीईआरटी में पुरानी वाली में था ऑप्शनल एक्सरसाइज में, बट अब डिलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी ये एक्स्ट्रा बुक में है, तो हमें करके जाना है। वो वाले क्वेश्चन भी हमें करके जाने। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन किसी सर्टेन डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है, यानी डिस्टेंस भी फिक्स है और उसका टाइम भी फिक्स है, और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, इसलिए टाइम भी फिक्स है, यानी कि स्पीड भी फिक्स है, डिस्टेंस भी फिक्स है, टाइम भी फिक्स है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर तेज चलती है तो सीधी सी बात है टाइम कम लगेगा। इट वुड टेक 4 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, जो उसका ओरिजिनल टाइम है उससे वो 4 घंटे कम लेगी। एंड इफ ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कम कर देती है, देन इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर, तो वो 6 घंटे ज्यादा लेगी शेड्यूल टाइम से। तो हमें जर्नी की लेंथ बतानी है, यानी कि डिस्टेंस कितना कवर करना है। तो अब देखो इसमें हमारे पास तीनों चीज नहीं पता, ना हमें जर्नी पता, डिस्टेंस पता, ना हमें टाइम पता, ना स्पीड पता। तो हम ऐसी चीजें लेट करेंगे जो क्वेश्चन में यूज हो रही है। तो एक तो तुम देख रहे हो जो वेरिएशन है मेन वो स्पीड और टाइम का है। स्पीड में चेंज करते हैं तो टाइम चेंज कर रहे हैं, तो हम पहले स्पीड और टाइम को ही लेट करेंगे। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर और लेट द टाइम बी y आवर्स। अब देखो अगर हमें स्पीड और टाइम दोनों पता है तो हम डिस्टेंस बता सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस अब हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा अगर हम एक्स और वाई बता दें। पहले केस में कहते हैं कि अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर है, अगर उसकी स्पीड जो है वो हो जाए नई स्पीड x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, देन इट वुड इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, तो वो 4 घंटे कम लेगी। पहले वो टाइम ले रही थी y आवर्स का, अब वो 4 घंटे कम लेगी, यानी कि अब उसका जो नया टाइम होगा शेड्यूल टाइम वो y माइनस 4 हो जाएगा। यहां पे क्लियर है कि इंक्रीज में प्लस बढ़ गया तो प्लस कर दिया हमने, स्पीड बढ़ गई तो हमने प्लस कर दिया, और टाइम कम हो गया तो हमने ओरिजिनल टाइम में से माइनस कर दिया। अब इन दोनों को हम बैलेंस कैसे करेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो तुम यहाँ पे एक बार नोटिस कर रहे हो कि वो केवल स्पीड और टाइम में वेरिएशन कर रहे हैं, यानी वो स्पीड कम बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं है। तो हम अपना इक्वेशन जो तैयार करेंगे डिस्टेंस से करेंगे, यानी कि अगर मैं इन दोनों का यूज करके डिस्टेंस निकालूंगा, अब वो इस स्पीड से और इतने टाइम में क्या डिस्टेंस कवर करेगी, तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूंगा न्यू डिस्टेंस, तो वो स्पीड इंटू टाइम x प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4 किलोमीटर, यानी इतनी स्पीड से इतने टाइम में वो इतना डिस्टेंस कवर करेगी। लेकिन तुमने देखा कि क्वेश्चन में उसने कहीं भी डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं किया, इसलिए ये डिस्टेंस हमारा इसी ओरिजिनल डिस्टेंस के इक्वल रहेगा। तो यहां से हमारी इक्वेशन तैयार हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन x प्लस 6 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल एक्स वाई। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, इक्वेशन बन गई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल 0। इन सबका HCF 2 है, तो 2 से इनको कैंसिल करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम कॉमन लेके भी कर सकते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद सेकंड केस मैं डायरेक्ट बना देता हूं, अब तुम समझ जाओगे कि अब की बार उसने क्या किया था कि इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6, अगर ट्रेन की स्पीड 6 स्लो हो जाए यानी कम हो जाए, तो नई स्पीड हो जाए x माइनस 6,
तो इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर, तो ये टाइम बढ़ जाएगा, टाइम हो गया y प्लस 6। अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, वही ये जो डिस्टेंस आया, मैंने नई स्पीड को नए टाइम से इनटू किया तो ये नया डिस्टेंस आया, लेकिन डिस्टेंस तो वही रहेगा, यानी इज इक्वल टू एक्स वाई। अब फिर यहां से एक इक्वेशन बनेगी एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36 इक्वल एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हुआ, अब ये दोनों देखो 6 से कैंसिल हो रहे हैं, तो x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल 0। अब ये दो इक्वेशन तैयार हो गई। अब तुम चाहो तो इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जो भी मेथड लगा के सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लोगे, लेकिन ये ध्यान रखना उसने हमसे लेंथ ऑफ द जर्नी पूछी है, तो जो भी तुम्हारी एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी उनको मल्टीप्लाई करके फिर तुम्हें एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। ये ध्यान रखना, अलग अलग स्पीड और टाइम नहीं बताना, उनको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है तो हमें एक्स इंटू वाई करके आंसर देना है। अब देखो इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये सब अभी तक लीनियर के ही चल रहे हैं, और तुमको लग भी रहा होगा कि दोनों केस में जो इक्वेशन बन रही है उनकी डिग्री 1 है। जब डिग्री 1 है तो इसका मतलब सब की सब लीनियर इक्वेशंस है, तो ये अभी हमें खुद ही दिख जाएगा कि लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है या क्वाड्रेटिक का। मेथड को कोई चेंज नहीं करना, दोनों का मेथड सेम रखना है। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये एक एग्जांपल भी है एनसीईआरटी में इस टाइप की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्संस इज 9:7। दो लोगों की इनकम का रेशियो दिया है 9:7। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, उनके खर्चे का जो रेशियो दिया है वो 4:3। तो और दोनों की सेविंग भी दी है, इफ ईच ऑफ देम सेव ₹200 पर मंथ, तो फाइंड देयर मंथली इनकम। अब सीधी सी बात है, जो पूछा गया है उसी को लेट कर लेते हैं। लेट द मंथली इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, मैंने मान ली ₹X, और लेट द मंथली इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, मैंने मान ली ₹Y। पहला केस, दोनों की रेशो जो दी है इनकम की 9:7, यानी कि X अपॉन Y इज इक्वल टू 9/7। तो ये तो पहला केस तो बिल्कुल सिंपल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन तैयार हो जाएगी 7x इक्वल 9y या 7x माइनस 9y इक्वल 0। अब दूसरा केस, उसमें थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए सीधी सी बात है, एक ऑलराउंडर की जरूरत होती है। ऑलराउंडर मींस जिसको चारों तरफ का पता है, हर चीज का पता है, उसे एक्सपेंडिचर भी पता है, सेविंग भी पता है, इनकम भी पता है। अगर हमें बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है इन चारों तरफ की चीजों का तो वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आएगी। इसके लिए तुम्हें बहुत सारी चीजें आसपास की पता होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं से भी हमें वर्ड प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो अब यानी कि एक्सपेंडिचर का एक गेम होता है कि सपोज एक इंसान 100 रुपए कमाता है और उसमें से 60 रुपए अगर वो खर्च कर देता है तो उसकी सेविंग बैठती है 100 माइनस 60 यानी कि 40। तो इसका मतलब अगर हम इनकम में से खर्चे को माइनस करते हैं तो सेविंग आती है, और सेविंग हमें दी हुई है 200। तो अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस करूंगा तो खर्चा आ जाएगा। यानी मैं कहूं कि मेरे पास 100 रुपीज की इनकम है और मैं 20 रुपए सेव करता हूं, तो इसका मतलब मैं 80 रुपए खर्च करता हूं, यानी 100 में से 20 माइनस करा तो 80 रुपीज यानी एक्सपेंडिचर आ गया। तो अब हम पहले निकाल लेंगे एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट। पहले वाले का एक्सपेंडिचर होगा x माइनस 200। समझ गए ना बात को, कि मैंने इनकम में से सेविंग को माइनस कर दिया तो खर्चा आ गया। एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड y माइनस 200, ये हमने खर्चा निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन खर्चे का भी रेशियो दिया हुआ था, इसीलिए मैंने खर्चा निकाला है 4:3, यानी x माइनस 200 अपॉन y माइनस 200 इक्वल 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस
600 4y माइनस 800, इसको इधर लाएंगे 3x माइनस 4y, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस 800 प्लस 600, 3x माइनस 4y इक्वल माइनस का 200, सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन तैयार हो गई, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल। अब इनको कोई भी मेथड लगा के, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा के इनको सॉल्व करके तुम्हें एक्स और वाई यानी कि दोनों की इनकम पता चल जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा कि आंसर सही है या गलत है। अब इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन इसका जो चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बोर्ड में भी आया है। तो मैंने सारे क्वेश्चन जो कलेक्ट किए हैं वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs है, और मुझे उम्मीद है कि 10 क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें बोर्ड में भी क्वेश्चन इनमें से मिल जाएगा। तो तुम्हें अगर कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम तैयार करनी है तो सबसे पहले 10 क्वेश्चन तैयार करने, उसके बाद फिर तुम कोई 11वां क्वेश्चन तैयार करोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। 90% and 97% pure acid solutions are mixed to obtain 21 liters of 95% acid। अगर हम एक 90% एसिड में से कुछ पार्ट ले लें, ये प्योर एसिड है 90% का, और एक बार मेरे पास एसिड है 97% का, अगर मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो एक बात ध्यान रखनी है, थोड़ी सी जनरल बात है कि इसकी जो नया सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों को मिक्स करने से, उसकी परसेंटेज 90 और 97 के बिटवीन होगी। 90 से कम नहीं हो सकती और 97 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इनके बिटवीन का एक सॉल्यूशन बन गया 95%। जब मैंने दोनों में से कुछ अमाउंट इसका लिया कुछ इसका लिया तो दोनों का एक मिक्सचर बना दिया। अब ये कहते हैं कि वो जो मिक्सचर बना उसकी क्वांटिटी 21 लीटर है, इसकी क्वांटिटी बता दी। अब इन दोनों की क्वांटिटी पूछी गई है कि दोनों की क्वांटिटी कितनी कितनी वो यूज करी। तो मान लो लेट 90% सॉल्यूशन यूज्ड, 90% सॉल्यूशन जो यूज किया बी एक्स लीटर, और 97% सॉल्यूशन यूज्ड बी वाई लीटर। तो देखो पहली इक्वेशन तो बिल्कुल क्लियर है कि दोनों क्वांटिटी को अगर हम मिक्स करेंगे तो 21 लीटर ही बनना चाहिए, यानी x प्लस वाई इक्वल 21। अब इसके दूसरे केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए थोड़ी केमिस्ट्री को समझो। यहां पे देखो सब चीजें यूज करनी होती है, वर्ड प्रॉब्लम, केमिस्ट्री भी यूज करनी है कि 90% सॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो मैं तुम्हें समझा दूं, 90% का सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर ये 100 लीटर है तो इसमें मतलब 90 लीटर इसमें एसिड और 10 लीटर कोई सॉल्वेंट, यानी कि वाटर भी मैं मान सकता हूं कि 10 लीटर पानी है और 90 लीटर इसके अंदर एसिड है। ऐसे 97% अगर 100 लीटर का मैं निकालूं एसिड तो 97 लीटर एसिड है और 3 लीटर पानी है। और ऐसे ही मेरे पास ये क्वांटिटी है, इसका मैं 95% निकाल लूं तो मेरे को एसिड की क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो ये इक्वेशन को मैं तैयार करूंगा एसिड्स के बेस पे, यानी इसके अंदर मैं देखूंगा एसिड कितना है और इसके अंदर एसिड कितना है और इसके अंदर एसिड कितना है, और तीनों को मैं जब इन दोनों एसिड को प्लस करूंगा तो इसके इक्वल आना चाहिए। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना उसमें उतना ही एसिड होगा जितना इन दोनों के अंदर मिला के होगा। तो मैं पहले इसके लिए निकाल लेता हूं क्वांटिटी ऑफ एसिड इन 90% सॉल्यूशन। 90% सॉल्यूशन में कितना एसिड होगा, तो मैं जितना मैंने यूज किया है, मैंने x लीटर यूज किया है, क्योंकि मैंने 100 तक एग्जांपल लिया था, ये मैंने x लिया है, ये वाला y लिया है। तो मैं जैसे 100 का 90% 90 होता है, तो मैं अब x का परसेंटेज निकालूंगा कि उसके अंदर कितना एसिड होगा। तो उसके लिए मैं इसकी परसेंटेज सॉल्व कर लूंगा,
90% ऑफ x। अब ये सिंपल परसेंट का कॉन्सेप्ट है कि परसेंट जब हटाते हैं तो अपॉन में 100 लगाते हैं, इतना यानी कि इसके अंदर एसिड है। ऐसी क्वांटिटी ऑफ एसिड इन 97% सॉल्यूशन, तो 97% ऑफ y यानी कि 97/100 y लीटर, इतना इसके अंदर एसिड है। और ऐसे भी निकालूंगा एसिड 95% के अंदर कितना है, तो इसकी मेरे को क्वांटिटी फिक्स थी कि इसके अंदर 21 लीटर है, यानी 95% ऑफ 21 लीटर, यानी 95/100 इंटू 21। अब मेरे पास इक्वेशन तैयार हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं इन दोनों एसिड को प्लस करूंगा 90/100x प्लस 97/100y, तो इजिकल टू में 95/100 इंटू 21। ये बन गई इक्वेशन। 100 एलसीएम लेके कैंसिल कर देंगे तो ये इक्वेशन बन गई 90x प्लस 97y, और यहां इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 95 की 21 से, तो 5 और 9, 5 2 जा 10 और 9 2 जा 18 और 1 19, 5 9 9 1 यानी 1995, 1995, ये बनी सेकंड इक्वेशन। अब तुम अपना कोई भी मेथड लगा के सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन ये इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे और उसको वेरीफाई करके देख लेना कि वो मिला के 21 लीटर आ रहा है या नहीं आ रहा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं यहीं से पढ़ूंगा इसको, और ये मेरे हिसाब से बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट। यानी एक 2 डिजिट नंबर के बाद नेक्स्ट यही आता है जो सुपर हिट है। और इस सुपर हिट को हम कैसे करेंगे, तो देखो इसमें 2 तरीके से आएगा। यानी कभी तो ये जैसे यहां दिया है ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम। अब तुम्हें पता है प्लेन और ट्रेन दोनों का टाइम फिक्स होता है, उसका एक स्टेशन से चलना और दूसरे स्टेशन पर पहुंचना का एक फिक्स टाइम है, फिक्स शेड्यूल है। तो इसका मतलब उनकी एक यूनिफॉर्म स्पीड होती है जिससे वो डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ जो दिया है कि प्लेन 30 मिनट लेट उड़ता है, मान लो उसको 10 बजे उड़ना है और 1 बजे पहुंचना है, 10 बजे उड़ना है और 1 बजे पहुंचना है, यानी 3 घंटे की जर्नी है। अब वो उड़ा 10:30 पे, आधा घंटा लेट। लेकिन अब क्या होता है आगे देखो, एंड रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम। लेकिन उसको अपने डेस्टिनेशन पे जो कि 1500 किलोमीटर दूर था, यानी उसको टोटल जर्नी थी 1500 किलोमीटर, वहां लेकिन पहुंचना अपने टाइम पे, ये यानी कि 1 बजे ही पहुंचना है। तो इसका मतलब अब उसको वो जर्नी जो पहले 3 घंटे में हो रही थी अब 2.5 घंटे में कवर करनी है, 2.5, यानी कि दोनों की टाइमिंग में अब आधा घंटे का डिफरेंस आ गया। अब इसके लिए सीधी सी बात है, उसको अपनी स्पीड तो चेंज करनी पड़ेगी, यानी थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। जब हम लेट हो रहे होते हैं तो हम तेज चल के अपना जो डिस्टेंस है वो जल्दी कवर कर लेते हैं उतने टाइम में, तो हम उसके लिए स्पीड बढ़ाते हैं। तो वो कह रहा है कि उसको टाइम पे पहुंचने के लिए इंक्रीज द स्पीड बाय 250 फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी उससे उनने 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया उसको। तो अब हमें वो उसकी यूजुअल स्पीड बतानी है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। कभी कभी ये क्वेश्चन ट्रेन पे भी आता है कि ट्रेन अगर अपनी स्पीड को चेंज कर दे, बढ़ा देगी तो टाइम वो कम लेगी सेम जर्नी के लिए, या स्पीड को कम कर देगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ये प्लेन की फॉर्म में है। तो ध्यान रखना, ट्रेन का तुम अपने आप एक करके देखना। तो लेट द यूजुअल स्पीड बी x
किलोमीटर पर आवर। हमने यूजुअल स्पीड को मान लिया x। अब इसके बाद हमें नई स्पीड भी पता चल जाएगी क्योंकि वो 250 ज्यादा है, इस ओरिजिनल स्पीड से ज्यादा है। तो देयरफॉर न्यू स्पीड हो जाएगी x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस तो है कि उसको 1500 किलोमीटर जाना था। दोनों केस में इस स्पीड से भी जाना था और नई स्पीड से भी जाना बराबर था, यानी कि डिस्टेंस हमारे पास है 1500 किलोमीटर। अब इसके बाद हम चाहें तो, क्योंकि हमें स्पीड भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, अब हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इससे हम जो टाइम निकालेंगे, पहले यूजुअल स्पीड का निकालेंगे। यूजुअल स्पीड, टाइम टेकन बाय यूजुअल स्पीड, तो 1500 अपॉन x आवर्स। इसके बाद हम टाइम निकालेंगे नई स्पीड से, टाइम टेकन बाय न्यू स्पीड, 1500 अपॉन x प्लस 250 आवर्स। यानी कुल मिला के हमने अब दोनों टाइम निकाल लिए। अब इसके बाद बारी आती है इक्वेशन को बैलेंस करने की। तो अब हम इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे तो सीधी सी बात है, हमारे पास कंडीशन थी कि ये वाला जो टाइम था, ये इस वाले टाइम से, मैंने जो एग्जांपल लिया था, ये 3 घंटे था और ये 2.5 घंटे, यानी दोनों टाइमिंग में आधा घंटे का डिफरेंस था। तो सबसे पहले तो तुम ये देखना इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। वैसे उसकी ट्रिक भी है कि जिसका डिनोमिनेटर मोटा वो छोटा, यानी जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी होगी। तो जितना हम डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाएंगे वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला बड़ा है, 1500 अपॉन x ग्रेटर है 1500 अपॉन x प्लस 250 से। सबसे पहले यही काम करोगे जो मैंने बताया। अब तुम इसको ये कर सकते हो, पेंसिल से लगा सकते हो, क्योंकि पेन से लगा दोगे तो फिर उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो पेंसिल से इसको लगा सकते हो। अब इनको इक्वल करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है और दोनों में आधा घंटे का डिफरेंस है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया था कि ये 3 घंटे लग रहा है तो ये 2.5 घंटे लग रहा है। तो इसका मतलब दोनों को इक्वल करना है तो छोटे वाले पार्ट में आधा घंटा ऐड करना पड़ेगा। अब ये ध्यान रखना कि वैसे 30 मिनट्स दिया है, लेकिन मैंने इसे आवर में लिया है क्योंकि इक्वेशन हमेशा यूनिट वाइज भी बैलेंस होनी चाहिए। ये आवर है और ये भी आवर है, तो ये भी आवर होना चाहिए, यानी आवर प्लस आवर इज इक्वल टू आवर। तो मैंने इसीलिए इसको बैलेंस किया है, यहां पे इक्वल का साइन है, यहां पे प्लस का, छोटे वाले में मैंने ऐड कर दिया। अब इसके बाद मैं इसको उठा के इधर ले आऊंगा, 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250 इज इक्वल टू 1/2। अब इसके बाद पहले 1500 कॉमन ले लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 1/x माइनस 1/x प्लस 250। ये इक्वेशन तुमने बना के देखी होंगी कहीं, अपनी कॉमन मैथमेटिक्स यूज करनी है। अब 1500 को मैं डिवाइड में ले जाऊंगा और यहां अंदर एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम आएगा x और x प्लस 250। सॉल्व करेंगे तो जब दोनों को लेते हैं मल्टीप्लाई में, एलसीएम में, या 2 और 3, तो 6 अगर लेते हैं तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी x प्लस 250 माइनस x, और ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1500। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, x से x कैंसिल हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन हो जाएगी, मैं यहां कर देता हूं, x स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू, ये हो गया 1500 इंटू 3000, यानी कि 3000 मल्टीप्लाई बाय 250। तो इक्वेशन बन गई x स्क्वायर 250x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 3 जा 75,
और 0 आएंगे 6, 3 और 1 4 इजिकल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करके या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लो। अब देखो ये क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये बन चुकी है तो हमें इसको फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें तुम एक चीज नोटिस करोगे कि ये बहुत बड़ी डिजिट है, तो इसके फैक्टर तुम सोच रहे हो बहुत खतरनाक होंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं इसको इक्वल ब्रेक करूं यहां से तो इसके फैक्टर होंगे 750 इंटू 1000 और 1000 में से 750 माइनस करेंगे तो 250 आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब इसके फैक्टर हो गए, स्प्लिटिंग से करेंगे, मैट्रिक्स से कर दूं, x प्लस 1000 और x माइनस 750। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये आ जाएगा। और फिलहाल मेरा काम हो गया क्योंकि x की एक वैल्यू आई -1000, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो इसका मतलब x इजिकल टू 750 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी ओरिजिनल स्पीड हो गई। अब चाहो तो इसको फिट करके देख सकते हो, 750 से 1500 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लगेंगे और अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूं 1000 कर दूं तो इसको 1.5 घंटा लगेगा। तो इसका मतलब कुल मिला के आधा घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको रट के जाना है। स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा फैक्टराइजेशन तुम अपने आप करके देख लेना। अब इसके बाद मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी समय से बोर्ड में आया नहीं है, 2-3 साल से। तो मेरा आइडिया है कि इस बार ये आ सकता है क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहा है पिछले 2-3 सालों से वो ये ट्रेन और प्लेन वाला आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार ये वाला आ सकता है और इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो उसके हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट लेके चलना है और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है। ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब जहां पानी का कोई फ्लो नहीं है, मींस शांत पानी। ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एक ट्रेन है, वो मोटर बोट है जो इसकी शांत पानी में, यानी कि उसकी ओरिजिनल स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर शांत पानी में, यानी बोट की अपनी स्पीड। वो 1 घंटा ज्यादा लेती है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में। यहां मैं तुम्हें बता दूं, अप स्ट्रीम का मतलब होता है पानी के फ्लो के अपोजिट चलना, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। और एक होती है डाउन स्ट्रीम, यानी कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे चलता है। तो पानी का डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम में, यानी कि हम जा रहे हैं तो पानी के डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं, और अगर हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो पानी के फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब पानी के फ्लो के अगेंस्ट जाते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है और जब पानी के साथ साथ बहते हैं तो टाइम कम लगता है, क्योंकि उस केस में पानी की स्पीड उसकी स्पीड को बढ़ा देती है। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट को इसमें यूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो उसने पूछा है कि पानी की स्पीड क्या है, उसको तो हम लेट कर लेंगे, और स्टिल वाटर में उसकी स्पीड दे रखी है, उन दोनों को पहले यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल का मतलब शांत पानी, ये हमें दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, और लेट कर लेंगे हम लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसका मतलब होता है पानी, कि पानी का फ्लो की स्पीड है मान लो x किलोमीटर पर आवर। तो अब यहां ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जब भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन होगा तो ना तो हम 18 को यूज करेंगे ना x को, पहले हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम निकालेंगे जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो डाउन में यानी कि वाटर के फ्लो के साथ जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगी, तो 18 प्लस x। और यहां पे एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने जो लिखा है 18 प्लस x लिखूं या x प्लस 18, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों प्लस में है। लेकिन डाउन स्ट्रीम के साथ तो दिक्कत नहीं है, प्लस हो रहा है दोनों, लेकिन अप स्ट्रीम में दिक्कत आएगी
इसमें इसलिए कॉन्सेप्ट याद रखना कि हमेशा बोट की स्पीड पहले लिखनी है और पानी की स्पीड बाद में लिखनी है। अब ऐसे ही निकाल लूं मैं स्पीड इन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, ये मैंने दोनों आने और जाने में उसकी जो स्पीड रहेगी वो निकाल ली। अब मैं निकाल लूं पहले टाइम टेकन टू गो, कितना जाना है इसको, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर जाने में जो टाइम लगेगा, डिस्टेंस हो गया 24 और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 18 माइनस एक्स आवर्स। ऐसी टाइम टेकिंग टू गो 24 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि यहां वर्ड यूज किया उन्होंने 24 जाने में और 24 आने में, उसी जगह पे वो उसको जो टाइम में डिफरेंस आ रहा है वो 1 घंटे का आ रहा है, 1 आवर मोर। अप स्ट्रीम जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा 1 घंटा, और उतना ही डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम आएगा तो टाइम कम लगेगा। तो डाउन स्ट्रीम जाने में जो उसको टाइम लगेगा अगर मैं निकालूं तो वो 24/18 प्लस एक्स आवर्स। अब सबसे पहले मैं इनको ये देखूंगा कि दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अभी मैंने बताया कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो वैल्यू छोटी होती है, तो यानी कि इसका मतलब ये वाले का डिनोमिनेटर छोटा है, ये वाले का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है। तो 24/18 माइनस एक्स ग्रेटर देन 24/18 प्लस एक्स, यानी अप स्ट्रीम का टाइम ज्यादा है और डाउन का टाइम कम है। अब दोनों टाइम में जो कनेक्शन है वो हमें दिया है टेक्स 1 आवर मोर, यानी दोनों का 1 घंटे का बैलेंसिंग हमारे पास जो एरर है वो 1 घंटे की दी है, तो याद रखेंगे छोटे वाले में ऐड कर दो। अब इसको उठा के इधर ले आओ, 24/18 माइनस एक्स और 24/18 प्लस एक्स, 24 कॉमन लेके इधर चला जाएगा और ये एलसीएम लेके 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, यहां आ जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स से जब खोलेंगे तो 18 माइनस माइनस प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 1/24। मैंने 2 स्टेप एक साथ कहे हैं, 24 कॉमन लिया है वो तो डिवाइड में आ गया, और यहाँ 1/18 माइनस एक्स, यहाँ 1/18 प्लस एक्स, फिर मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। तो x 18 से 18 कैंसिल हो गया, यहां पे आइडेंटिटी बन जाएगी 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 2x इंटू 24, 2x मल्टीप्लाई 24। इसको उठा के इधर ले जाओ क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म नेगेटिव है, तो इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8, 2 टू जा 4, 48x और माइनस 18 का स्क्वायर शायद 324, एक बार देख ले, 8 8 64, 6 8 एकम 8 और 6 14 और 8 और 1 4 2 3, 324 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर सेक्टर करके तुम्हें x मिल जाएगा। ध्यान रखना कि अगर x की वैल्यू एक नेगेटिव आएगी उसको नेगलेक्ट कर देना, और पॉजिटिव वाले को लेके फिर इसे देखोगे कि वो वैल्यू 18 से कम ही आएगी और अपना आंसर निकाल लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद देखो हमारे पास अभी क्वेश्चन 2 3 और बचे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, और अब मैं थोड़ा आगे तक इसको साफ कर सकता हूं, इतना पोर्शन भी मैं यूज कर लूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, और यहां एक बात ध्यान रखना है कि इनके जैसे कुछ क्वेश्चन और होंगे जहां कंडीशंस अलग अलग दी होती हैं, वो हम अपनी कंडीशन के हिसाब से बैलेंसिंग कर लेंगे। अब इसमें देखो नेक्स्ट अब जो मेरे पास गेम है ये है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराने जमाने में बोर्ड में कई बार आया करता था ये क्वेश्चन। इसमें हमें दिया है, एक सेकंड, इसमें हमें दिया है कि सम स्टूडेंट प्लान
ए पिकनिक, द बजट फॉर द फूड वॉज ₹480। कुछ बच्चों ने डिसाइड किया पिकनिक पे जाएंगे और उसके लिए जो उन्होंने टोटल अपने पास बजट रखा वो रखा 480। 8 ऑफ दीज फेल्ड टू गो, उनमें से 8 लोग नहीं जा पाए, किसी वजह से 8 लोगों ने डिसाइड किया वो पिकनिक नहीं अटेंड करेंगे। तो उससे अब क्या होगा कि वो जो पूरा होटल वोटल उन्होंने बुक किया या जो भी उनका खर्चा था वो तो उतना ही रहेगा। तो अब वो जो हर मेंबर पे पहले जो आ रहा था हिस्सा जो आ रहा था सबका, अब वो बढ़ जाएगा। जब वो 8 लोग नहीं जाएंगे तो ₹10 बढ़ जाएगा। अब सब लोगों को 10-10 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जो लोग जाएंगे। तो बताना है कि कितने लोगों ने पिकनिक को अटेंड किया। तो वैसे इसकी 2 तरकीब है, या तो अटेंडेड वाले लेट कर लो और या प्लान्ड वाले लेट कर लो। तो मैं तो लेट द प्लान्ड वाले लेट कर लेता हूं। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लान्ड, मैंने प्लान्ड वाले लेट कर लिए बी एक्स। मान लो एक्स लोगों ने प्लान किया कि वो पिकनिक जाएंगे और कितने लोगों ने अटेंड की, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडेड वो करी x - 8 ने, क्योंकि 8 लोग नहीं जा पाए थे। अच्छा, टोटल उनको जब बजट था, टोटल बजट कितना था, टोटल बजट था इनका ₹480, 480 रुपए था। ठीक है, अब इसके बाद मान लो टोटल बजट इनका 480 था, तो हर स्टूडेंट को पहले हमें ये देखना पड़ेगा कितना कितना शेयर पड़ेगा। तो इसका मतलब कॉस्ट पर स्टूडेंट बैठेगी x अपॉन 480, 480 अपॉन x, इतने रुपए यानी कि पर स्टूडेंट उनको खर्च करने पड़ेंगे। सबका हिस्सा 480 अपॉन x आ जाएगा। जैसे 10 लोग जा रहे हैं तो 480 अपॉन 10 यानी 48। अब इसके बाद न्यू कॉस्ट पर स्टूडेंट जो बैठेगी, जब इतने लोग जाएंगे तो वो बैठेगी 480 अपॉन x - 8। अब लेकिन इसमें दोनों में वेरिएशन है, इससे हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे कि अब ये जो अमाउंट बैठा पहले वाला और ये अमाउंट बैठा पर स्टूडेंट दूसरे वाला, अब तुम देखो किसका डिनोमिनेटर बड़ा है किसका छोटा है। तो देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो मोटा, यानी कि ये बड़ा है, ये वाला रेशियो बड़ा होगा और ये वाला रेशियो छोटा होगा। तो अब इनको बैलेंस करना है, तो 10 रुपए जो इनका डिफरेंस है या तो छोटे में ऐड करेंगे या बड़े में से माइनस करेंगे। तो मैं छोटे में ऐड कर देता हूं। अब क्या छोटा ये है, जो पहले वाला था वो अमाउंट कम था और जो बाद वाला अमाउंट है वो ज्यादा है। अब उठा के इसको मैं इधर ले जाता हूं तो एक इक्वेशन यहां से अब तैयार हो जाएगी, प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब तुम इसको मैंने पीछे भी कर दिया है, अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लोगे जैसे प्लेन वाली मैंने बनाई थी, और उसके बाद x की वैल्यूज तुम्हें मिल जाएंगी। नेगेटिव होगी तो उसे छोड़ देना, पॉजिटिव वैल्यू को काउंट कर लेना। और उसके बाद एक बात ध्यान रखनी, क्योंकि इसने पूछा है हाउ मेनी अटेंडेड, तो जो भी x आएगा उसको लास्ट में उसमें से 8 माइनस करके अटेंडेड बताने हैं। यानी कि ये जो x निकलेगा ये प्लान्ड निकलेगा, तो उसमें से 8 को माइनस करके अटेंडेड वाले निकाल लेना। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड में आता रहता है, कई बार आया बोर्ड में, और ये केस स्टडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ कुछ ये लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम की फीलिंग देगा तुम्हें, बट अभी मैं बताऊंगा कि कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। ए पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹200, एक कपड़ा मार्केट से लिया हमने 200 रुपए का। अगर पीस 5 मीटर लंबा लेते और ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹2 लेस, और कपड़े की कॉस्ट 2 रुपए कम होती पर मीटर,
तो ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ पीस वुड रिमेन अनचेंज, तो टोटल हमें 200 ही रुपए देने पड़ते, यानी कपड़ा लंबा कर दिया, रेट को कम कर दिया, क्योंकि कपड़ा जो आता है मार्केट में वो लेंथ के हिसाब से आता है, और जो वो रेट बताता है वो भी लेंथ के हिसाब से ही बताता है। तो अब हमें ये बताना है कितना लंबा कपड़ा खरीदा हमने और क्या उसका ओरिजिनल कॉस्ट था। तो मैं पहले लेट कर लूं, लेट द लेंथ बी x और लेट द कॉस्ट बी ₹y पर मीटर। तो इसका मतलब मेरे को टोटल जो खर्चा होगा, मान लो मैंने x मीटर लेंथ का कपड़ा खरीदा और उसका रेट था y, जैसे 10 मीटर कपड़ा खरीदा और उसका रेट था मान लो 20 रुपीज पर मीटर, तो 20 इंटू 10 यानी 200 रुपीज का कपड़ा बैठा। तो उसकी जो टोटल कॉस्ट बैठेगी वो बैठेगी x इंटू वाई रुपीज, XY, पहला केस। और कहते हैं कि अगर कपड़े को हम 5 मीटर लंबा लेके आते, यानी न्यू लेंथ अगर उसकी होती x + 5 मीटर और उसका ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹2 लेस, अगर उसका रेट 2 रुपए कम हो जाता, न्यू रेट या न्यू कॉस्ट कपड़े की हो जाती y - 2 रुपीज पर मीटर। अगर इस रेट का कपड़ा होता और इतना लंबा कपड़ा लाते तो अब कितना पैसा देते, यानी न्यू कॉस्ट उसकी जो बैठ थी, टोटल कॉस्ट, इसको मैं टोटल बोलूंगा, ये तो कॉस्ट है रेट, यहां पे अगर टोटल कॉस्ट में निकालूंगा न्यू टोटल कॉस्ट, तो वो बैठेगी नई लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ से, वो रेट से, जितना लंबा कपड़ा लाए उसको रेट से मल्टीप्लाई करके नई कॉस्ट आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कंडीशन दिया है कि कॉस्ट ऑफ पीस वुड रिमेन अनचेंज, यानी उस कपड़े की कॉस्ट कोई चेंज नहीं हुई, यानी जितनी कॉस्ट उसकी पहले थी XY यानी 200 उतनी ही रही, क्योंकि XY की वैल्यू हमें 200 दे रखी है। इसे फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर सकते हो कि XY = 200, टोटल कॉस्ट हमें दी हुई थी। तो इसका मतलब x + 5 मल्टीप्लाई y - 2 इक्वल x इंटू वाई। अब चाहे ये लिख लो या 200 लिख लो, एक ही बात है। अब इसको बैलेंस करेंगे, XY सॉल्व करेंगे, -2x + 5y - 10, 5 2 10 इक्वल XY। XY से XY कैंसिल हो गया, इक्वेशन बनी ये। अब तुम देखोगे ये तुम्हारे पास दो इक्वेशन बनी, पहली इक्वेशन थी 2 वेरिएबल में मल्टीप्लाई में, दूसरी इक्वेशन बनी डिग्री 1 की, यानी एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। तो जहां अगर एक इक्वेशन लीनियर बनेगी और एक बनेगी क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई में, तो समझ लो क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व करने में तुम्हें पहले इसको 1 वेरिएबल बनाना है, और उसके लिए क्या करना है, या तो यहां से x की वैल्यू निकाल के यहां पुट करो, या यहां से x की वैल्यू निकाल के यहां पुट करो, कोई तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है यहां से x की वैल्यू निकाल लो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट x की वैल्यू आएगी 200/y। अब इसको यूज कर लो सेकंड के साथ, तो यहां पे मैं x की जगह ये वैल्यू लगा दूंगा, तो -2 इंटू 200/y प्लस 5y - 10 इक्वल 0। ये हो जाएगा -400/y, एलसीएम ले लो चाहो तो, y एलसीएम आ जाएगा, प्लस का 5y² इक्वल 10, ये माइनस का 10 प्लस हो गया, क्रॉस करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 5y², ये इधर आएगा माइनस का 10y और ये माइनस का 400 इक्वल 0। 5 से कैंसिल हो रहे हैं, छोटा कर लो, y² - 2y - 5 8 जा 40। अब इसके फैक्टर करके इसके फैक्टर 24 जा
24 नहीं होगा, 10 इंटू 8 सही है। इसके फैक्टर हो गए 10 और 8 क्योंकि इनको माइनस करके 2 आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा y माइनस 10 और y प्लस 2, वो y प्लस 8। तो y की एक वैल्यू तो नेगेटिव आई, तो यानी रेट तो माइनस में होता नहीं है, उसे छोड़ दो तो y बराबर 10 आ गया। अब y 10 आ गया तो इसको यहां पुट करोगे तो x की वैल्यू आ गई 200/10 यानी कि 20। तो ये रेट हो गया 20 और y की वैल्यू हो गई 10। अब इससे तुम्हें दोनों चीजें पता चल गई। अब चाहो तो तुम यही दोनों चीजें पूछी है वैसे, रेट आ गया, उसका लेंथ तो आ गई 20 मीटर और रेट आ गया 10 रुपीज पर मीटर। अब इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी समय बोर्ड में आ सकता है। भूतकाल में एक बार ये बोर्ड में आया है और आगे भी इसके आने के चांस पूरे पूरे हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा अलग टाइप का। क्वेश्चन नंबर 10, एट t मिनट पास्ट 2 PM, अगर घड़ी में 2 बज के, ये 12, ये 1, ये 2 और ये 3, घड़ी में 2 बज के और कुछ मिनट हो रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कितने मिनट हो रहे हैं, 2 बज के t मिनट यानी जैसे 2 बज के 10 मिनट, 2 बज के 20 मिनट। अब ये कह रहा है टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड टू ऑफ ए क्लॉक टू शो 3 PM। अगर इस घड़ी को 3 बजाने हैं, यानी यहां पे आना है सुई को, तो ये भी बढ़ेगी, ये मिनट की सुई यहां पे लानी है, तो इसका रोटेशन यहां से t मिनट से बढ़ा के, यहां पहले इमेजिनेशन में यहां थी ये, इसको यहां लेके आना है कि जब ये 12 पे पहुंच जाएगी मिनट की सुई तो समझ लो 3 बज जाएंगे। तो अब इसको यहां से यहां तक लाना है और यहां से यहां तक का t मिनट तो मैं दे रखा है, ये वाला t मिनट है और हमें यहां से यहां तक का टाइम सोचना है अब कि जो हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको 3 बजने के लिए टू बी 3 मिनट्स लेस देन t²/4 मिनट्स। उसकी एक रिलेशन दी है कि वो t²/4 से 3 मिनट कम होगा। अब मैं चाहूं तो निकाल सकता हूं कि टाइम नीडेड टू 3 PM, 3 बजने के लिए उसको जो टाइम नीड होगा, क्योंकि टोटल 60 मिनट में पूरा राउंड लेती है जिनमें से वो t मिनट चल चुकी है, तो वो रिक्वायर्ड होगा 60 - t। मेरे हिसाब से इतने मिनट बाद वो 3 बज जाएंगे। जितना टाइम वो कवर कर चुकी है t मिनट, उसमें वो टोटल टाइम में से 60 में से माइनस कर लो तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि आगे का टाइम कितना लगेगा उसको 3 बजने के लिए। बट उसकी वैल्यू जो दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो टाइम दिया है जो 3 बजने के लिए रिक्वायर्ड है, उसका एक कंडीशन हमें दी है कि वो 3 मिनट लेस है t²/4 से, यानी t²/4 से ये 3 मिनट कम है, यानी माइनस अगर मैं इसमें से कर दूं 3²/4 से 3 मिनट कम है तो ये वाला टाइम आ जाएगा। यानी जो लेस में दिया है उसने, वैसे एक तरीका ये भी था कि मैं इसको इधर प्लस भी कर सकता था क्योंकि वो लेस है, ये वाला टाइम जो दिया है वो इस वाले टाइम से 3 मिनट कम है ये वाला टाइम। तो इसका मतलब जो मेरा ये वाला टाइम था इसमें से मैंने 3 माइनस कर दिया, t²/4 - 3, तो हमारे पास वो टाइम आ गया जो अभी मैंने यहां से निकाला है 60 - t। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इस -3 को इधर लिया है इजिकल टू t²/4, ये दोनों मिलाएंगे तो 63 - t इजिकल टू t²/4, क्रॉस करेंगे तो t² इक्वल 4 इंटू 63 - t। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 25 -40, इन दोनों को उठा के इधर लाएंगे तो t² + 40 - 252 इक्वल 0। अब इसके फैक्टर वैक्टर करके
252 माइनस का, ये माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब तुम इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल लोगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दोगे। तो अब कुल मिला के तुम्हें ये 10 वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से तैयार करनी है, जिनमें से कि कोई भी अगर बोर्ड में आए तो तुम कंफर्टेबल कर लो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।